नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज नेपाल जल रहा है और नेपाल जलने का कारण क्या है आप सभी को पता है। लेकिन मैं आज जो बात करूंगा आज बहुत तथ्यात्मक बात करूंगा, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेपाल को जला रहा है कौन? नेपाल के लोग। नेपाल को कौन जला रहा है? नेपाल के नेता। क्योंकि अगर जिस नेताओं को देखिए, वहां पर राजतंत्र नहीं है, वहां पर लोकतंत्र है, वहां पर युवाओं का शासन है, वहां पर युवा अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने देश के हक के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं युवा। आज नेपाल में बहुत आक्रोश हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो गलतियां हैं वो सरकार का गलतियां हैं। और आज नेपाल अगर जल रहा है तो सरकार के गलतियों की वजह से आज नेपाल जल रहा है, नहीं तो नेपाल का ऐसा हालात नहीं होता। जब कोई अगर बात हम करें कोई भी देश का, अगर वहां का सत्ता पार्टी अगर अच्छे से कार्य करे, लोगों को अच्छे से समझाने का कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं युवा समझ जाएंगे और वो भी अपने देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो आज नेपाल का यह हालात बना है, तो नेपाल का हालात में सबसे प्रमुख जिम्मेदार कौन है? इसका शुरुआत कैसे हुआ? सबसे पहले हम जानेंगे कि नेपाल में यह हालात जो बना है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश में जो हालात बना हुआ था वही हालात आज जो है नेपाल में बना हुआ है। जिस प्रकार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को छोड़ करके भागी थी, उसी प्रकार नेपाली पीएम अपने देश को छोड़ करके भाग गया है। और कहीं ना कहीं पूर्व जो प्रधानमंत्री था, सुनने में आया है कि उसकी पत्नी जलकर मर गई है। क्योंकि जलकर मर गई मतलब उसको एक तरह से उसका घर में आग लगा दिया। यानी यहाँ पर सोचिए कि सिर्फ सत्ता पार्टी के जो लोग थे, सिर्फ उसका घर नहीं जला है नेपाल में। नेपाल में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका भी घर जला है और उनका भी पत्नी का देहांत हो गया, ऐसा सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला कारण यहाँ पर क्या कारण था, तो अगर हम इसका देखें, कोई एक घटना का कारण एक चीज नहीं होता है, एक घटना का कारण बहुत सारा चीज होता है। जैसे 1857 के क्रांति में हम बात करें तो वहां पर एक तत्कालीन कारण था करतूस, जो कि इनफ्लेट राइफल में भर के सेनाओं द्वारा एक तरह से मुंह से काटा जाता था, जो गाय और सुअर के चर्बी से बनते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है एक तत्कालिक कारण जो है वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर जो है सरकार ने बैन लगा दिया था। सोशल मीडिया पर सरकार ने बैन लगा दिया था, इस वजह से तत्कालिक कारण जो बना वो सोशल मीडिया बना। आज सोशल मीडिया कहीं ना कहीं संसार में जो है एक स्रोत माना जाता है, मूल स्रोत माना जाता है। इससे लोग आज अपना जीविका पार्जन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका साधन छीन अगर लीजिएगा आप, तो अगर आप कोई चीज को बैन कर रहे हैं तो पहले आप उसको प्रोवाइड तो कर दीजिए, उसके जगह पर आप दूसरा एप्लीकेशन तो बनवा दीजिए, तब ना जाकर के आप बैन कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पर सेना अपने हाथों में शासन ले लिया। सेना का एक कारण था शासन लेने का, जब भी देश में उथल पुथल होता है तो सेना आगे आएगा ही। अब नेपाल में जो स्थिति है वो नेपाल में स्थिति इस प्रकार से है कि तख्ता तो पलट गया है। अब इसका प्रमुख कारण तो हम बता दिए कि सोशल मीडिया था, लेकिन इसका और भी कई कारण था। जैसे वहां पर क्या कहते हैं कि बेरोजगारी, जैसे वहां पर निरंकुशवादी सरकार का शासन, जैसे वहां पर मतलब सत्ताधारी पार्टी द्वारा कोई भी गलत नीति पेश करना देश में, तो ये एक सब कारण था। तो इन कारणों को लेकर के युवाओं ने प्रदर्शन किया और इन युवाओं को जो है इन जो आंदोलन का नाम दिया गया है वह जिनजेड नाम दिया गया है, जिनजेड। हम इसके बारे में समझेंगे भी, ये जिनजेड का शुरुआत कब हुआ और क्यों हुआ। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि युवाओं को, यानी कि ऐसे युवा जो 1997 और 2010 के बीच में, 1997 से 2010 के बीच में जो जन्म लिए हैं, ऐसे युवाओं को जिनजेड बोला गया। यानी कि ऐसे युवा जिसकी उम्र 20 से लगभग 30 साल के बीच में हो रहा है, ऐसे युवाओं को जिनजेड बोला गया है नेपाल में। और इन्हीं युवाओं के द्वारा आंदोलन को आगे बढ़ाया गया है। तो ये कारण तो आपको समझ में आ गया कि इसका तत्कालिक कारण क्या था और इसका प्रमुख कारण क्या था, हम आपको बता दिए। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर सरकार का
प्रतिक्रिया क्या आया? तो सरकार का जो यहाँ पर प्रतिक्रिया आया है, उन्होंने सोशल मीडिया को जो है बैन जो लगाया था कहीं ना कहीं उससे बैन वापस ले लिया है और उन्होंने अपना जो है इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ साथ कई ऐसे मंत्री हैं, जो राष्ट्रपति थे रामचंद्र पौडेल, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस प्रकार वहां पर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यहाँ पर और भी एक गलतियां क्या किया, गलती ये किया कि वहां पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे सोशल मीडिया को बैन किया ना, तो बैन करने के कारण ये लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए गए, मतलब पार्लियामेंट में गए। तो पार्लियामेंट में गए तो ये लोग वहां पर भीड़ का कहीं ना कहीं जमावड़ा लग गया। तो भीड़ का जमावड़ा लग गया तो हिंसात्मक ये आंदोलन नहीं था, ये अहिंसा रूप से शांतिपूर्ण तरीका से आंदोलन करने गए थे। लेकिन हुआ क्या वहां पर ये हुआ कि उन लोगों पर गोलियां चला दी। सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अभी तक जो है 19 से 20 लोग मारे जाने की खबर आई है। अब जरा सोचिए, किसी भी निहत्थे लोगों को आप जबरदस्ती जो है मार रहे हैं, गोली का प्रयोग कर रहे हैं, आंसू गैस का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसके ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, तो आखिर वो अपने मांगों को रखेगा तो कैसे रखेगा? तो कहीं ना कहीं ये तो निरंकुश शासन का एक तरह से धरना अपनाई गई है। तो ऐसे में युवाओं को आक्रोश आया और आक्रोश के कारण जो है वहां पर उन्होंने जाकर के, सोशल मीडिया एक जरिया बना, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में जाकर के, मतलब जो भी आवाज थे, सरकारी आवाज थे, सब आवाज को जाकर के इन्होंने आग लगा दिया। अब देखिए, आग लगा दिया सरकारी आवास में, यानी कि एक तरह से सरकार का जो मूल साधन था, सरकार के मूल साधन पे इन्होंने क्या किया, आग लगा दिया। आग लगा दिया तो सरकार को एक संदेश गया कि ये युवा शांत बैठने वाला नहीं है। जैसे कि आप लोग को पता है कि बांग्लादेश में युवाओं ने किस प्रकार से त्राहिम मचाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए जो है, सोशल मीडिया का एक रूप लेकर के, एक तत्कालिक कारण मान करके अपने मांगों को इन लोगों ने पूरा रखा। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार से जो सब तो घटना हम आपको बता ही दिए। अब जो मेन या मुख्य मुद्दा यहाँ पर आता है कि आखिर जो है दुनिया ने प्रतिक्रिया क्या दिया। तो हमारे जो यूरोपियन कंट्री है, जो यूरोप देशों से आया है सूचना, जैसे अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, विभिन्न प्रकार का ऐसे देश हो गया, तो उन लोगों ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति हैं तो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को ना छीना जाए, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसे प्रोवाइड किया जाए। उसी प्रकार से भारत ने कहा, बांग्लादेश ने कहा, सभी देशों ने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग को भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो हर लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। भारत ने भी उनको कहा, जो भी हमारे भारतीय भाई बहन हैं वो जा कर के जो है शांत रहे और अपने सुरक्षा अपना से उठाएं नेपाल में, चूंकि नेपाल का हालत क्या है, बहुत ही नाजुक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर सत्ता जो है सेना के द्वारा जो है सत्ता को ले लिया गया है, यानी सेना ने अपना हाथों में सत्ता ले लिया गया। अब देखना ये होगा क्या वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन होता है, या फिर बांग्लादेश जैसा, जैसे बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ, या फिर मतलब वहाँ तो अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, बट चुनाव करा देना चाहिए था। कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है तो वहाँ पर अगर ऐसा स्थिति आता है तो चुनाव करा देना चाहिए था, नहीं तो वो भी शासन कहीं ना कहीं एक निरंकुशवादी शासन के नाम से जाना जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जो बांग्लादेश का घटना मतलब नेपाल में ना घटे। तो नेपाल चूंकि हमारे पड़ोसी हैं, हम उसको अच्छे से जानते हैं और हम लोगों से उनका मतलब अच्छा व्यवहार भी है और अच्छा संबंध भी है, तो हम लोग उसका भला ही चाहेंगे। चूंकि सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक जो भी संपत्तियां हैं उसको जलाने से कोई फायदा नहीं है। एक बैठ करके एक तथ्यात्मक बात करे, एक मुद्दा पर बात करे जो वहाँ पर सही हो, तो सब मिलकर वहाँ पर जो है बैठकर बात करे और एक सरकार का गठन करे। और उसमें सुनने में आया है कि सरकार का अगर जो गठन करेगा तो उसमें शायद जो है कि वो जीन जैन व्यक्ति जो शामिल हो सकता है। तो हम आपको सब बात बता दिए कि आखिर नेपाल में इस तरह का घटना क्यों घटा, नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो देखने वाला आने वाला समय में देखा जाएगा। फिलहाल जो हम बात करते हैं आज इसमें जीन जैन को लेकर के बात करते हैं। इसका जनरेशन देखिए, जीन जैन जो है इसका शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत हुआ था इसका 1901 में। 1901 में इसका शुरुआत हुआ, जो कि जो पहला बार इसको बोला गया वो बोला गया ग्रेटेस्ट जनरेशन। देखिए जीन जैन यानी जीन मतलब ये जनरेशन की बात कर रहा है, जनरेशन मतलब कब कौन जनरेशन में पैदा लिया। तो ऐसे व्यक्ति नेपाल में, सिर्फ हम नेपाल के बारे में बता रहे हैं, हम अपने बारे में या हम लोगों का देश में पता नहीं, ऐसा तो हम नहीं सुने हैं कि जीन जैन यहाँ पर चलता भी है। तो आप लोग अगर सुने हैं तो कमेंट में बता दीजिए, हो सकता है कि हमसे
हम नहीं जानते हैं उसके बारे में, लेकिन जो हमें न्यूज़ मिला है, जो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आए हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये जीन जैन जो है, मतलब ऐसे व्यक्ति नेपाल में जो कि 1901 में जन्म लिया और 1927 के बीच में जन्म लिया, यानी 1901 से लेकर के 1927 के बीच में जो जन्म लिया उसको बोला गया ग्रेटेस्ट ऑफ जनरेशन। ठीक है। दूसरा जो है इसमें साइलेंट जनरेशन, यानी ऐसे व्यक्ति जो 1928 से लेकर के 1945 के बीच में जन्म लिया उसको बोला गया है साइलेंट जनरेशन। और ऐसे व्यक्ति जो 1900 क्या कहते हैं 46 से 1964 के बीच में जन्म लिया उसको बोला बेबी बूमर जनरेशन। उसी प्रकार से जनरेशन एक्स है जो कि 65 से लेकर के 80 साल, यानी कि 1965 से लेकर के 1980 के बीच में जो भी जन्म लिया तो उसको बोला गया जनरेशन एक्स। उसी प्रकार से जनरेशन वाई भी हुआ। 1981 से लेकर के 1996 के बीच में नेपाल में ऐसे कोई व्यक्ति जन्म लिया तो उसको बोला गया जनरेशन वाई। अब हम बात करते हैं जनरेशन जेड, यानी कि जो जीन जैन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो उसी के बारे में बात करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति नेपाल का जो कि 1997 यानी कि 1997 से लेकर के 2010 के बीच अगर वो जन्म नेपाल में लिया है तो उनको बोला गया जीन जैड। आज जो है इन्हीं वर्गों के द्वारा मैं अगर बता दूं तो आज इन्हीं वर्गों के द्वारा ये जो जीन जैड है इन्हीं वर्गों के द्वारा आज वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहा है जीन जैड। अब आने वाला समय में जो होगा 2000 जैसे 13 से 2025 के बीच में जो बताया गया 24 तक, उसमें बताया गया है जनरेशन जो होगा अल्फा है। और ये अल्फा वर्ग के लोग इसमें आते हैं जो 2013 से लेकर के 2024 तक के बीच में जन्म लिया, और 2025 से लेकर के 2039 तक में जो अब जन्म लेंगे उसको बोला जाएगा जनरेशन अब। ठीक है, जनरेशन अब। तो आप पता होगा आपको, हम पूरा जीन जेड के बारे में पूरा हम विस्तार से समझा दिए कि ऐसे व्यक्ति जो एक पार्टिकुलर ईयर में अगर वो जन्म लिया है तो उसको हम जीन जैन वहां पर बोलेंगे। तो जैसे कि वहां पर हम बता दिए कि जीन जैड जो है 1997 से लेकर के 2010 तक, सॉरी 1997 से लेकर के 2010 तक के बीच में जो जन्म लिया है व्यक्ति, ऐसे युवाओं को जीन जैड बोला गया है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप सारे चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे होंगे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।